हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। फ्रेंड्स, ये जो थ्योरी है या सिद्धांत है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीटेट या कोई भी एग्ज़ाम ले ले, वहाँ पर जीन पियाजे से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो लगभग 90% तक पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इनके सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जीन पियाजे के जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो जीन पियाजे थे वो स्विट्ज़रलैंड के जीव विज्ञानी थे और दार्शनिक और इसके अलावा मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इन्होंने मानव विकास के उन पहलुओं की ओर अपने लेखों और पुस्तकों के माध्यम से ध्यान दिलाया जिसकी ओर अब तक अन्य मनोवैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया था। यानी कि उन्होंने अपनी बुक्स में, अपने लेखों में ऐसे विकास के बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया लोगों का, जिस पर अभी तक किसी भी मनोवैज्ञानिक ने ध्यान नहीं दिया था। और ये कहाँ के निवासी थे? ये थे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन्होंने क्या किया। इन्होंने जेनेवा में एक लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। ठीक है। अब ये थे तो जीव शास्त्री, किंतु इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक कार्य किया। यानी कि ये एक जीव शास्त्री थे, लेकिन इन्होंने जो सबसे ज़्यादा अपना कार्य किया वो किया साइकोलॉजी के क्षेत्र में। इसके अलावा इन्होंने अपने स्वयं के बच्चे, यानी कि इन्होंने अपने खुद के जो 3 बच्चे थे, जिनमें से एक पुत्र था और 2 पुत्री थी, उन पर इन्होंने प्रयोग किया और अध्ययन किया, और इस तरीके से इन्होंने मनोविज्ञान के कार्य को आगे बढ़ाया। अब देखिए, पियाजे ने सबसे पहले 1920 से बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया। यानी कि सन 1920 से उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया था। और 1923 में क्या किया, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी एक, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। यानी कि इनकी जो एक बुक थी, जो इन्होंने कब लिखी थी? 1923 में, जिसका नाम था द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने 32 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें इन्होंने कई मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का वर्णन किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनका जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत संज्ञान के विकास पर आधारित है। और इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत में उन्होंने संज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि एक तो इसे कहेंगे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके अलावा विकासात्मक सिद्धांत, और इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, वो कितनी बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। उनके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बार बार, संज्ञान, संज्ञानात्मक। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, संज्ञान का अगर हम अर्थ देखें तो अपने बारे में, यानी कि स्वयं के बारे में, अपने वातावरण के बारे में, यानी कि अपने चारों ओर जो भी घटित हो रहा है या हमारे चारों ओर जो भी है, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण। तो व्यक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान या विचारधारा या व्याख्या, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के विषय में या अपने आसपास होने वाली घटनाओं, वस्तुओं के विषय में जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, या उसके बारे में जो भी अपनी विचारधारा बनाता है, या उन चीज़ों की किस तरीके से व्याख्या करता है, वही क्या है? वही संज्ञान है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अगर हम दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में इसकी बात करें तो बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही संज्ञान है। यानी कि अपने चारों तरफ हो रही जो हमारे संसार में चारों तरफ जो घटनाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है, उस सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? संज्ञान है। आई होप आपको संज्ञान के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं हम सीधे थ्योरी पर। तो देखिए, जो जीन पियाजे थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 मुख्य अवस्थाओं का वर्णन किया है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो यही बात याद रखनी है कि पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। किसकी? संज्ञानात्मक विकास की। अब देखिए, अगर हम पहली अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था का नाम है संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश टर्म भी याद रखनी है क्योंकि कई बार हिंदी में ना देकर इंग्लिश में दे देते हैं, तो आपको इंग्लिश वाला वर्ड भी याद रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी पेशी या संवेदी गामक अवस्था। अब देखिए, इसकी जो एज होती है वो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष। कितनी? जन्म से लेकर 2 वर्ष। सेंसरी मोटर स्टेज होगी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये तो हम जान ही चुके हैं कि ये जो अवस्था है ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। अब देखिए, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, इस अवस्था में शिशु में अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से, यानी कि देखिए संवेदी पेशी या संवेदी गामक है, जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो शिशु है वो शारीरिक या शरीर से क्रियाएं ज़्यादा करेगा। तो चीज़ों को इधर उधर करेगा। ठीक है। इसके अलावा वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करेगा, फिर किसी चीज़ को पकड़ेगा, या ज़्यादातर क्या होगा इस अवस्था में बच्चे चीज़ों को मुंह में डालकर देखते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो संवेदी गामक अवस्था की विशेषताएं हैं। इसके अलावा भी बालक कुछ चीज़ें सीखता है, जैसे वो अपने आप को आसपास की वस्तुओं से अलग करके देखता है। इसके अलावा वो प्रकाश और ध्वनि से उद्दीपन प्राप्त करता है, और जो अनुभव उसे रुचिकर लगते हैं उनको जारी रखता है, और वस्तुओं को क्रियाशील करके उनके बारे में सोचने लगता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो संवेदी गामक अवस्था में पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और एक कुछ और विशेषताओं की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ज्ञानेंद्रियों से सीखने का मतलब है कि बच्चे को वातावरण से जो संवेदनाएं प्राप्त होती हैं वो ज्ञानेंद्रियों के, यानी कि हमारे ज्ञानेंद्रिय जैसे कि हमारी आँख, नाक, मुंह, कान, इन सब चीज़ों से प्राप्त होती हैं। तो जो ज्ञान प्राप्त करेगा सेंसरी मोटर स्टेज में, वो इन्हीं से प्राप्त करेगा। तो देखिए, जो बालक है वो किसी भी विषय को या किसी भी वस्तु को अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, जैसे देखकर, सुनकर, छूकर, गंध ग्रहण करके किसी भी ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी कि इन दी एंड अगर हम बात करें कि इस स्टेज की जो सबसे प्रमुख बात है या जो सबसे खास बात है वो ये है कि बालक इस अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो करेगा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से या अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम इस अवस्था के बारे में और बात करें तो देखिए, पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में शिशु का जो बौद्धिक विकास है या जो संज्ञानात्मक विकास है वो 6 उप अवस्थाओं यानी कि 6 सब स्टेजेस से होकर गुजरता है। ठीक है। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी 6 सब स्टेजेस भी हैं। तो अगर हम पहली सब स्टेज की बात करें तो पहली जो सब स्टेज है वो है आपकी प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था या रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। ठीक है। यानी कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ या प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। अब देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, ये अवस्था होती है जन्म से लेकर 30 दिन तक की, यानी कि जन्म से लेकर 1 माह तक की। और इस अवस्था में बालक सिर्फ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ ही करता है, जैसे चूसने की क्रिया सबसे ज़्यादा करेगा बालक इस अवस्था में। ठीक है। अब अगर हम दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था या स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि शिशु जो होता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो जन्म से 1 माह तक में थी वो थोड़ी सी यहाँ पर आकर चेंज हो जाएंगी, और इसकी जो अवधि होगी वो होगी 1 महीने से 4 महीने तक की। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, इन ये जो स्टेजेस हैं इसको, मतलब ये जो रिएक्शन है सर्कुलर, इनको प्राइमरी क्यों कहा गया है।
तो देखिए इन्हें प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शरीर के द्वारा क्रियाएं होती हैं, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जो वो अपने बॉडी के द्वारा करता है, वो उन्हें बार बार रिपीट करता है, इसलिए उन्हें प्राइमरी कहते हैं। अगर हम बात करें तीसरी की, तो वो है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था या स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। इसकी अवधि होती है 4 से 8 महीने तक की, और इस अवस्था में जो शिशु होता है वो क्या करता है, वस्तुओं को उलटता पलटता है, यानी कि मैनिपुलेट करके देखता है और उनको छू कर देखता है कि किस तरीके से क्या होता है। तो मतलब वो चीज़ों को जानबूझकर बार बार अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको दोहराएगा जो उसे अच्छे लगेंगे, यानी कि चीज़ों के साथ वो कुछ इस तरीके से खेलेगा जो उसे अच्छे लगेंगी, तो वो उन्हें बार बार उन क्रियाओं को रिपीट करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथी सब स्टेज की, वो है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। ठीक है, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये अवधि है, पहले इसकी अवधि जान लेते हैं, वो है 8 महीने से 12 महीने। इस अवस्था में बालक उद्देश्य यानी कि कोई भी गोल होगा और उसे कैसे पहुंचना है, उस तक पहुंचने के जो साधन हैं उनमें अंतर करना प्रारंभ कर देता है। मतलब ये नहीं है कि वो एक ही तरीके से वहाँ तक पहुँचे, उस अपने जैसे कोई भी वस्तु चाहिए, उसे कोई भी चीज़ चाहिए, उस तक जो पहुँचने का जो साधन है वो उसको अलग अलग तरीके से उस तक पहुँचने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे अगर हम कोई खिलौना छिपा दें तो वो उस खिलौने को ढूंढने के लिए चीज़ों को इधर उधर हटाएगा और उसकी खोज जो है वो जारी रखता है। इसके अलावा इस अवस्था में बालक अपने बड़ों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण करना भी प्रारंभ कर देता है। अगर हम बात करें इस अवस्था की कि इस अवस्था में बालक और क्या करता है, तो जैसे बालक क्या करेगा, कोई भी वस्तु ली उसने, उसे उठाकर फेंक दिया, तो या कोई भी बर्तन लिया उसे फेंका, तो क्या होगा, उससे आवाज़ आएगी और वो उस आवाज़ को सुनने के लिए बार बार उस बर्तन को फेंकेगा। आप बार बार उठाकर उसे रख दीजिए, लेकिन वो उसे बार बार नीचे फेंक कर चेक करेगा, क्योंकि इसे उसमें रुचिकर लग रहा है, वो उसे मनोरंजन उससे हो रहा है बच्चे का। ठीक है, अगर हम 5वीं स्टेज की बात करें तो वो है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो स्टेज चलेगी वो चलेगी 12 से 18 महीने तक। तो इस अवस्था में जो बालक है वो वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करेगा, यानी कि ट्रायल एंड एरर जो विधि है उसका यूज़ करता है इस अवस्था में। ठीक है, इसके अलावा बच्चे में क्यूरियोसिटी भी बहुत आ जाती है इसी अवस्था में। ठीक है, अब अगर हम 6वीं सब स्टेज की बात करें तो वो है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बालक उन चीज़ों को भी ढूंढना स्टार्ट कर देता है जो उसे सीधे दिखाई नहीं देती हैं, और इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व। फ्रेंड्स, ये वर्ड आपको याद रखना है, वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में पियाजे के अनुसार बालक में विकसित हो जाता है। तो वो हो जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में या संवेदी गामक अवस्था में, जो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। जैसे कि एक और ऑब्जेक्ट परमानेंस का अगर हम उदाहरण की बात करें, तो अगर हमने कोई बच्चे के सामने चीज़ छुपा दी और बच्चे से बोल दिया कि वो तो है ही नहीं, तो लेकिन बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ गया है, यानी कि बच्चा ये समझ रहा है कि जो चीज़ उसके सामने उपस्थित नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व है और वो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो यही कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि CTET 2014 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, देखिए, 1 वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो कौन सा स्तर शामिल होता है। आपसे पूछा गया है कि जब कोई 1 वर्ष का शिशु है वो आँख, कान व हाथों से सोचता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घुमाया गया है लैंग्वेज को, तो वो कौन सी स्टेज में है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो A अमूर्त संक्रियात्मक स्तर,
बी मूर्त संक्रियात्मक स्तर, सी पूर्व संक्रियात्मक स्तर या डी इंद्रिय जनित कामक स्तर। तो देखिए जहाँ पर इंद्रियों की बात आई, ज्ञानेंद्रियों की बात आई, तो ज्ञानेंद्रियाँ क्या है हमारी, आँख, कान, हाथ, ये सब क्या है हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो इनसे जो बच्चा किस अवस्था में ज्ञान प्राप्त करता है, अभी हमने डिस्कस किया था सेंसरी मोटर स्टेज में या इंद्रिय जनित कामक स्तर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन। देखिए सीटेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज की हम बात कर लेते हैं जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि कब से कब तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक, 2 से 7 वर्ष तक। आप रट लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो देखिए इस अवस्था में क्या होगा, सर्वप्रथम यानी कि बच्चे में प्रतीकात्मक विचार कब उत्पन्न होगा, सबसे पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न होना आरंभ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो सामान्यतः हाव भाव, बोलना, खेलना और मानसिक प्रतिमाओं के बारे में सीख जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें जो होने वाला चिंतन है, इसकी पियाजे ने 2 लिमिटेशंस बताई हैं। पहला है जीववाद और दूसरा है आत्मकेंद्रितता। अगर हम बात करें जीववाद की, तो देखिए जीववाद क्या है। देखिए तो जीववाद बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा है, यानी कि जो बालक है इसमें क्या करेगा, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी सजीव समझता है। जैसे कार, पंखा, हवा, बादल, सभी उसके लिए क्या है, सजीव है, यानी कि उनके अनुसार वो सभी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे बच्चे इस अवस्था में क्या है, अपने खिलौनों के साथ बातें करते हैं। इसके अलावा अपनी जो गुड़िया गुड्डे होते हैं उनसे अपनी बातें करेंगे, और चाँद को मामा बताना इस तरीके से उसके लिए, क्योंकि चाँद एक सजीव वस्तु है। तो ये सब जीववाद के उदाहरण हैं। दूसरी अगर हम बात करें आत्मकेंद्रितता की, फ्रेंड्स ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पूछा जाता है कि आत्मकेंद्रितता किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो पाई जाएगी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो इस अवस्था में आत्मकेंद्रितता में क्या होता है, बालक अपने विचार और दूसरों के विचार में अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि बालक सिर्फ अपने विचार को ही सही मानता है, वो खुद तक ही केंद्रित होता है, और उसे इस तरीके का विश्वास हो जाता है कि जो दुनिया की ज़्यादातर चीज़ें हैं वो उसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, यानी कि जो ये सारा संसार है वो उसी के चारों तरफ घूम रहा है। तो जैसे कि अगर वो दौड़ता है तो उसे क्या लगेगा, सूर्य भी दौड़ रहा है, यानी कि सूरज चाँद उसके साथ दौड़ रहे हैं, उसकी गुड़िया वही देख रही है जो वो देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आत्मकेंद्रितता, मतलब ये सारी चीज़ें आत्मकेंद्रितता के अंतर्गत आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो तीसरी अवस्था है ठोस संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रिया की अवस्था। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, जो है 7 से 11 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो इस अवस्था में क्या है, बच्चे मूर्त एवं निरीक्षण योग्य वस्तुओं के विषय में तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाते हैं। देखिए तार्किक चिंतन तो करेंगे इस अवस्था में, लेकिन किन चीज़ों के बारे में, जो उसे दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो मूर्त वस्तुएं हैं, यानी कि बच्चे मूर्त चिंतन कर पाते हैं, ना कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में, ठोस संक्रिया की अवस्था में। ठीक है, इसके अलावा इस चिंतन की एक विशेषता ये भी है कि इस अवस्था में बालक में पलटावी गुण, यानी कि रिवर्सिबिलिटी का जो गुण है वो आ जाता है। अब देखिए पलटावी गुण क्या है, देखिए जैसे कि बालक इस अवस्था में ये समझने लगता है कि 2 × 2 = 4 हुआ, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 ही आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें क्या कहलाती हैं, पलटावी गुण। और ये बालक में
ठोस संक्रिया की अवस्था में या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा इस अवस्था में बालक में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं कि 3 कॉन्सेप्ट्स और विकसित हो जाएंगे जो कि हैं संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। अब एक एक करके हम इनके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें संरक्षण की या कंजर्वेशन की, तो इसका अर्थ होता है कि वस्तुओं में परिवर्तन हो जाने के बाद भी उनकी कोई ना कोई विशेषता परिवर्तित रूप में भी पाई जाती है और इसे कहते हैं संरक्षण। और संरक्षण का जो गुण है वो बालक में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में विकसित हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंध यानी कि रिलेशन। तो इस क्षमता में क्या होता है, बच्चों में यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वस्तुओं के गुणों या गुणों के आधार पर उनमें संबंधों को देखा जा सकता है। यानी कि जो बच्चे हैं वो इस स्टेज में वस्तुओं के जो गुण हैं और उनमें जो गुण हैं उनके आधार पर उनमें क्या क्या रिलेशन है वो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के संबंध में पियाजे का कहना है कि इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो वस्तुओं को विशेषताओं के आधार पर, जैसे लाल पीला, खट्टा मीठा, छोटा बड़ा या अच्छा बुरा, यानी कि उनके गुणों के आधार पर उन्हें अनेक वर्गों में वर्गीकृत या क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी स्टेज की तरफ। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन या औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो होती है 12 वर्ष के बाद प्रारंभ। ठीक है, 12 वर्ष के बाद ये अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब इस अवस्था की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इस अवस्था में क्या होता है, बालक का अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि बालक अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है इस अवस्था में और बालक में तर्क और वितर्क करने की जो योग्यता है वो भी आ जाती है। इसके अलावा बालक इस अवस्था में आगमनात्मक एवं निगमनात्मक चिंतन करने लग जाता है। यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव चिंतन बालक इस अवस्था में करने लगता है। अब आगे तो ये तो थी इसकी अवस्था की बात। और अगर हम आगे बात करें इसके शैक्षिक निहितार्थ की, यानी कि इसका एजुकेशनल वे में क्या इम्पोर्टेंस है, तो देखिए जो जीन पियाजे हैं उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। और जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें उन्होंने शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, बालकों की जो समस्या है उनका निदान करना चाहिए और इसके अलावा बालकों के सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जीन पियाजे की थ्योरी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एजुकेशन में। लेकिन इनकी जो थ्योरी है इसकी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना भी की है, क्योंकि जो आलोचक हैं उनका कहना है कि पियाजे ने बालकों के जो व्यवहार हैं उनके ऑब्जर्वेशन की जो विधि बताई है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ना कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये उन्होंने इस थ्योरी की आलोचना बताई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।